एवरीवन, आज जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में वो है मल्टीसेलुलर एनिमल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीसेलुलर एंड न्यूट्रिशन इन हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ इट्स डायग्राम। ठीक है, तो आज हम लोग वन बाय वन इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है कि मल्टीसेलुलर एनिमल्स क्या होते हैं। तो चलो देखते हैं क्या होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ 2 और मोर सेल्स, जो दो या दो से ज़्यादा सेल से मिलके जो एनिमल्स की बॉडी या फिर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनिसेल्यूलर एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स किससे बने होते हैं, एक सेल से बने होते हैं। तो जब कोई भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक सेल से बनी हो, सिंगल सेल से बनी हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तभी उसको नाम दिया गया है यूनिसेल्यूलर। यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल सेल से बना हुआ, सिंगल चीज़ से बना हुआ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीसेल्यूलर का नाम क्या है। सेल्यूलर मतलब क्या होता है, सेल। मल्टी मतलब क्या होता है, एक या एक से, दो या दो से ज़्यादा, कई सारी चीज़ें, कई सारे उससे बनकर। तो यहाँ पे कई सारे सेल से बन के किसी भी एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म की बॉडी जब बनती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो इन्फॉर्मेशन पे 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू बी सीन विद द नेकेड आइज। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं। नेकेड आई मतलब कि हमें उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अगर आपको बैक्टीरिया को देखना हो या फिर आपको फंगाई को देखना हो, तो उनको देखने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की। जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था अमीबा का न्यूट्रिशन प्रोसेस। तो अगर आपको अमीबा को देखना हो तो अमीबा ऐसे आपको खुली आंखों से नहीं दिखेगा कि ये अमीबा है, आपको उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखना हो, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, इंसान की बॉडी भी कई सारे सेल्स से मिलकर बनी होती है, तो क्या आपको दूसरे इंसान को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, नहीं ना, आप ऐसे देख लेते हो। डैट मीन्स अगर हमको किसी भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को देखना हो, अगर आप काऊ को देख रहे हो, काऊ की बॉडी भी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है, तो काऊ को देखने के लिए क्या आपको किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, आप तो ऐसे देख लेते हो ना खुली आंखों से। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऐसे देख सकते हैं, हमें किसी भी ऐसी डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा है, these organisms need all parts of itself to survive। मतलब इनको इनके सारे पार्ट्स की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। अगर इनके एक भी पार्ट में प्रॉब्लम आ गई बॉडी में तो उनको बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि अगर मान लो हमारे हाथ में चोट लग जाए तो हमें प्रॉब्लम होती है, हमें काम में प्रॉब्लम आती है। तो अगर हमारा एक भी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगी, डिफेक्ट होगा, कोई भी चोट लगेगी, तो उसका इफेक्ट हमारी पूरी बॉडी में पड़ता है। लेकिन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब समझ में आया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दो या दो से ज़्यादा सेल्स से मिलके बनी हो उनकी बॉडी, और उनको हम लोग ऐसे ही नॉर्मल आंखों से देख सके, हमें किसी डिवाइस की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये था हमारा ऑल अबाउट कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स हैं जिनको हम लोग मल्टीसेलुलर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने दे रखे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहला एग्जाम्पल है ह्यूमन, उसके बाद है कैट्स, उसके बाद है डॉग्स, उसके बाद है इंसेक्ट, बर्ड्स, फ्लावर्स, मोल्ड, ट्रीज। ये सब क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। इन सब की बॉडी मल्टी सेल से बनी हुई है, कई सारे सेल्स से मिलके बनी हुई है। जितने भी तरीके के आपके एनिमल्स होते हैं उन सब की बॉडी मल्टीसेलुलर होती है। हम भी एक फॉर्म ऑफ एनिमल्स ही हैं, बस विद डेवलप्ड ब्रेन है।
ठीक है। तो हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर है और बाकी जो एनिमल्स हैं, बाकी जो बर्ड्स हैं, इवन जो ट्रीज़ हैं, उनकी बॉडी भी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो लोग मल्टी सेल से बनी हुई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस डायग्राम में मैंने बताया है 3 चीज़ें दी हुई हैं, एक है इंसेक्ट, एक है ह्यूमन बॉडी और एक है ट्री। ये तीनों ही किससे बनी हुई है? प्लांट बॉडी भी किससे बनी होती है? मल्टी सेल से बनी होती है, ठीक है। और इंसेक्ट की बॉडी भी किससे बनी होती है? मल्टी सेल से बनी होती है। तो अब आपको समझ में आया कि मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल्स क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के? ह्यूमन, बर्ड्स, ट्री, कैट्स, फ्लावर्स, डॉग्स, जितने भी एनिमल्स हो उनका नाम लिख सकते हो। ह्यूमन बीइंग का लिख सकते हो, प्लांट का लिख सकते हो, बर्ड्स का लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब क्या थे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इनकी बॉडी 2 या 2 से ज़्यादा सेल से मिलके बनी हुई है। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूट्रिशन इन हाइड्रा, कि कैसे हाइड्रा में न्यूट्रिशन होता है विद द हेल्प ऑफ इट्स डायग्राम, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं कि हाइड्रा होता क्या है और उसमें कैसे न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी पूरा। सबसे पहले देख लो यहाँ पे इसका डायग्राम, जो नीचे मैंने फ़ोटो लगाई हुई है, इमेज लगाई हुई है, वो है उस हाइड्रा की पिक्चर, कि हाइड्रा दिखता कैसा है, ठीक है। हाइड्रा एक ऐसा एनिमल है जो इस तरीके से दिखता है, ठीक है। चलो अब कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द हाइड्रा इज़ अ मल्टी सेलुलर एक्वेटिक एनिमल, मतलब कि हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर एनिमल है, मतलब कि ऐसा एनिमल जो एक या दो या दो से ज़्यादा सेल से मिलके बना हुआ हो, ठीक है। और एक्वेटिक है, एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहता हो। कोई भी एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब वो पानी में रहता है तो वो एक एक्वेटिक एनिमल बन जाता है। जैसे कि आपकी फिशेज हो गई, आपके ऑक्टोपस हो गया, ये सब क्या है? एक्वेटिक एनिमल है, क्योंकि ये लोग पानी में रहते हैं। और ये सब मल्टी सेलुलर भी हैं, क्योंकि सभी किससे बने हुए हैं? कई सारे सेल्स से मिलके बने हुए हैं। वैसे ही हाइड्रा है, हाइड्रा पानी में रहता है और क्योंकि वो बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? मल्टी सेल्यूलर एक्वेटिक एनिमल। अब सेकेंड पॉइंट आपका क्या है? सेकेंड पॉइंट आपका है द हाइड्रा हैव टेंटिकल्स। हाइड्रा के पास क्या होते हैं? टेंटिकल्स होते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे ये जो इसके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये वाला जो आप देख रहे होगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है? इसके टेंटिकल्स है। जैसे हमारे पास हमारे हाथों में उंगलियां होती हैं, इसकी मदद से हम लोग खाना खा सकते हैं, चम्मच को पकड़ पाते हैं, फिर हाथों से भी खाते हो तो उंगलियों की मदद से खा पाते हो। कोई भी चीज़ पकड़ पाते हो तो उंगलियों की मदद से पकड़ पाते हो। तो वैसे ही हाइड्रा के पास भगवान जी ने क्या दिए हैं? टेंटिकल्स दिए हैं। इसके टेंटिकल्स हमारी उंगली जैसे ही होते हैं, ठीक है। क्या दिए हुए? टेंटिकल्स, रेड कलर से लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब एक टेंटिकल्स क्या करते हैं? इसको, इसके प्रे मतलब शिकार को पकड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। शिकार को पकड़ने में हेल्प करते हैं और उसको बॉडी तक पहुंचाते हैं ताकि डाइजेस्ट होकर उससे एनर्जी मिलती है। अब क्या होता है, जब ये अपने शिकार को अपने टेंटिकल से पकड़ता है तो इसके टेंटिकल्स में क्या पाए जाते हैं? स्टिंग सेल, रेड कलर से लिखा हुआ मैंने, स्टिंग सेल्स, विद द हेल्प ऑफ स्टिंग सेल्स। तो ये स्टिंग सेल्स क्या करते हैं? इसको पैरालाइज कर देते हैं जो कोई भी ये प्रे पकड़ता है, ठीक है। मान लो पानी में कोई भी स्मॉल एक्वेटिक एनिमल जा रहा है और हाइड्रा ने उसे टेंटिकल से पकड़ लिया अपने। अब जैसे टेंटिकल से पकड़ा, इसके टेंटिकल में जो स्टिंग सेल्स थे उसने क्या किया? इस स्मॉल एक्वेटिक एनिमल को पैरालाइज कर दिया, मतलब कि उसकी बॉडी में मूवमेंट को बंद कर दिया। अब वो मूव नहीं कर पाएगा तो इसके पकड़ से बाहर नहीं जा पाएगा और उसने उसको कैप्चर कर लिया प्रॉपर तरीके से, ठीक। तो इस तरीके से हाइड्रा अपनी टेंटिकल्स की मदद से किसी भी शिकार को पकड़ता है। पहले टेंटिकल्स क्या करते हैं? शिकार को ग्रैब करते हैं। ग्रैब करने के बाद अब जो ये टेंटिकल्स होंगे, इनमें जो स्टिंग सेल्स प्रेजेंट होंगी, उन्होंने क्या किया? इस जो शिकार है इसके अंदर, टेंटिकल्स के अंदर, उसको पैरालाइज कर दिया। पैरालाइज करना मतलब समझ लो मूवमेंट बंद कर दिया उसका। अब वो मूव नहीं कर सकता इधर से उधर, वो पैरालाइज हो चुका है, ठीक है। अब वो मूव नहीं कर सकता तो क्या इसकी पकड़ से बाहर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो इससे क्या होगा कि हाइड्रा जो है वो ईजिली, आराम से उसको कैप्चर कर लेगा और अपनी बॉडी तक उसको पहुंचा देगा। तो इस तरीके से हाइड्रा ने क्या किया? टेंटिकल्स की मदद से प्रे को कैप्चर किया। हम लोग पढ़ते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट, एज यू कैन सी, द फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी थ्रू द माउथ एंड गेट डाइजेस्टेड।
फूड बॉडी के अंदर पहुंचता कैसे है? जब टेंटिकल्स ने पकड़ लिया, टेंटिकल्स क्या करते हैं, खाने को डायरेक्ट उसकी बॉडी तक पहुंचाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे होगे कि ये खाना उसने पहले कैप्चर किया था, ये देखो ये कैप्चर किया था टेंटिकल की मदद से। उसके बाद उसने एक खाना कहाँ पहुँचा दिया? अपनी बॉडी में, देखो खाना अंदर गया है। इसी तरीके से वो खाना अंदर पहुँचाता है, कौन? हाइड्रा, अपनी बॉडी तक। अब जो बॉडी में खाना पहुँचा देता है बॉडी माउथ के थ्रू, यहाँ पे जो आप देख रहे होगे जो लिखा एरो बना हुआ है, ये इसका माउथ है। यहाँ से टेंटिकल्स ने पकड़ा, फिर उसके माउथ में, माउथ के थ्रू बॉडी तक पहुँचा दिया। अब खाना क्योंकि उसकी बॉडी तक पहुँच चुका है माउथ के थ्रू, बॉडी में जाके खाना क्या होगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं माउथ के थ्रू हमारी बॉडी में खाना अंदर जाता है, वैसे टेंटिकल इसमें भी क्या होता है, माउथ के थ्रू ही बॉडी में खाना अंदर जाता है। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे 4th पॉइंट इन द न्यूट्रिशन ऑफ हाइड्रा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा कि पहले हाइड्रा क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हाइड्रा के टेंटिकल्स जो होते हैं उसको हेल्प करते हैं उसको प्रे को कैच करने में, फिर उसके प्रे को वो पैरालाइज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद मुंह के थ्रू अपनी बॉडी तक खाना पहुंचा देता है और बॉडी में जाके खाना वो डाइजेस्ट हो जाता है। जब वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेस्टेड फूड जो है, जैसे यहाँ पे 4th पॉइंट में लिखा हुआ है आप देख सकते हो, डाइजेस्टेड फूड जो है वो किसके द्वारा कंज्यूम किया जाता है? बॉडी के जो कैविटी होती है, मतलब कि ये जो आपको वॉल्स दिख रही हैं, ये वॉल्स कैविटी होती हैं इसकी। ठीक है, अभी क्या करती हैं ये वॉल्स जो होती हैं डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, मतलब कि उसको, उससे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ले लेती हैं, उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं डिफ्यूज़न के प्रोसेस से। डिफ्यूज़न के प्रोसेस से कैसे? क्योंकि जहाँ पे फूड डाइजेस्ट हो रहा है उसकी वॉल थिन है, मेम्ब्रेन थिन है, जैसे कि हमने अमीमा में पढ़ा था। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन थिन है तो खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है तो वो डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू कैविटी के पास पहुंच जाता है। ठीक है, कैविटी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद क्योंकि खाना में एब्जॉर्प्शन हो गया है तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? एसिमिलेशन। अब एसिमिलेट कर देता है ये जितना भी खाना डाइजेस्ट हुआ, कैविटी वॉल्स क्या कर देती हैं, उससे तो जितने भी सेल हैं इसकी बॉडी में उन सब तक ही खाना पहुंचा देती हैं। और खाना जब पहुंच जाता है तो सारे सेल्स एनर्जी ले लेते हैं उस खाने से और बॉडी के जो अदर प्रोसेस हैं उसको कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। इस तरीके से पूरा डाइजेशन का प्रोसेस हाइड्रा में कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि उस खाने का क्या होता है जो अनडाइजेस्टेड हो जाता है। क्योंकि देखो सारा खाना डाइजेस्ट हो गया, अब जो खाना बचा जो डाइजेस्ट नहीं हो सका, जो वेस्ट था, जैसे कि हमारे बॉडी में वेस्ट निकलता है जब हम लोग पॉटी जाते हैं, अब इसका जो वेस्ट है वो कहाँ से निकलता है? इसका वेस्ट इसके उसी मुंह से बाहर निकलता है। हाँ, अपना वेस्ट अपने मुंह से बाहर नहीं निकालते हैं, बट ये अपना वेस्ट अपने मुंह से बाहर निकालता है। जैसे ये अपने फूड को अंदर मुंह से लेता है, वैसे अपना अनडाइजेस्टेड फूड और जो वेस्ट होता है वो मुंह से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये था पूरा कि किस तरीके से न्यूट्रिशन का प्रोसेस हाइड्रा में होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो है आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ह्यूमन बीइंग है उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन और थ्रू द कमेंट सेक्शन और थ्रू व्हाट्सएप, जैसा आप चाहो। ठीक है, साथ ही इसको वीडियो को देखना और अगर कुछ भी ना समझ में आए तो पूछ लेना। ठीक, थैंक यू।